हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर दिल से स्वागत करती हूं। और स्वागत करने के साथ साथ हर बार की तरह हमेशा ये आशा भी करती हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपने कार्यों को भली भांति कर रहे होंगे। ऐसा है ना? ऐसे ही रहना है, हमेशा खुश, मस्त और तंदुरुस्त। खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, सोना जागना, सबका विशेष रूप से ध्यान रखना है और घर का जो काम है, छोटे मोटे कार्य, उसमें भी मदद करना है अपनी मम्मी की। साथ ही साथ अपने स्कूल वर्क को भी नियमित रूप से पूरा करना है। ठीक है, मैं हमेशा आपका इसी तरह से स्वागत भी करती रहूंगी, आपकी इसी तरह से उम्मीद और आशा करने के साथ साथ प्रार्थना भी करती रहूंगी कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि यहां पर हम किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करते, किसी भी तरह के चार्ज की बात नहीं करते। फ्री है, फ्री रहेगा। बस आप बने रहो हमारे साथ, वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अधिक से अधिक। चलते इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 का पाठ 4 शुरू कर दिया है। लाल पान की बेगम मिल चुके हैं आप। फनीशर नाथ रेणु जी की रचना है ये लाल पान की बेगम। पाठ के शीर्षक से ऐसा लगता है कि किसी बादशाह या किसी बेगम की बात की जा रही है, जैसे मुमताज बेगम या और भी कई जो जोधाबाई, कुछ इस तरह की बातें की जा रही है। परंतु आप इतना ध्यान रखो, फनीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है तो इसमें ग्रामीण झलक तो जरूर होगी, आंचलिक झलक तो जरूर होगी। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इस पाठ में फनीश्वर नाथ रेणु जी ने एक गांव का चित्रण किया है। गांव में एक स्त्री रहती है, बिरजू की माँ, जो कि इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर है या किरदार है। बिरजू की माँ देखने में बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता का खास जो आकर्षण केंद्र था वो मांग का टीका था। और इस तरह से एक गाना सुना है ना आपने, तेरी बिंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया रे, सजन निंदिया ले लेगी, सजन बिंदिया ले लेगी, तेरी निंदिया रे। बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स आते थे पहले, शायद आपने नहीं सुने होंगे। अमिताभ बच्चन जी का है और जया बच्चन जी हैं। इसमें कोई मूवी थी शायद अभिमान, जहां तक उसी मूवी का ये गाना है। बहुत सुंदरता से, मतलब पहले के जो गीत होते थे उन गीतों में या सॉन्ग्स में पूरी स्टोरी कह दी जाती थी। यहां फनीश्वर नाथ रेणु जी ने अपनी इस कहानी के माध्यम से गांव का जो माहौल है, वातावरण है और वहां की लोगों की जो प्रकृति है उसका वर्णन किया है। चलिए, तो सबसे पहले हम चलेंगे जीवन परिचय की ओर। फनीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन से जुड़े खास पहलुओं को हम जानेंगे और धन्यवाद पुनः करते हैं हम, और साथ ही साथ कोटि कोटि आभार भी व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से हिंदी भाषा को एक नई दिशा प्रदान की। सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और बात बताना चाहूंगी कि जो भी लक्ष्य या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको ध्यान लगाकर करना। फनीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म औराही हिंगना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में 4 मार्च सन 1921 को हुआ था। कहां हुआ था, कब हुआ था? 4 मार्च सन 1921। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़वनेली, सिमरधनी, अररिया और फारबिसगंज में तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर, नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुई। रेणु ने सन 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई थी। पता है आपको, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1942 में हुआ था, बिहार के, जहां छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया था। ठीक है, 1950 में नेपाली जनता को राजशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। आप सोचो, अक्सर कैसा लगता है कि जो रचनाकार हैं सिर्फ अपनी किताब, कॉपी, अपने विचारों में ही मग्न रहते होंगे, उनको सिर्फ
शांत या एकांत माहौल चाहिए, लेकिन अब देखो आप, जो छवि थी, जो हम सोचते थे, उसके तो बिल्कुल अलग है। और इनके रूप देखिए, राजनीति में भी कूदे, साथ साथ आंदोलनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। दमन और शोषण, दमन समझते हो, कुचल कर रखने वाली नीति, जो निम्न वर्ग के लोगों को दबाना चाहते हैं, जो उन पर अत्याचार करना चाहते हैं। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तो इसके विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भी और अपनी कलम के माध्यम से भी इनका विरोध उत्पन्न किया। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि का त्याग कर दिया था। मतलब सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्हें सत्ता से ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए थी या कुछ ऐसा उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार अवार्ड चाहिए थे, वो इन सब से दूरी रहते थे। उन्हें कर्म पर भरोसा था और वे अपने मन से, सच्चे हृदय से लोगों की सहायता करना चाहते थे। 11 अप्रैल सन 1977 को उनका देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थित किया है, फणीश्वर नाथ रेणु जी उनमें से एक हैं। बहुत से हिंदी के ऐसे साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की, युग में अंतर ला दिया। जो चला आता था कि हाँ ऐसी ही रचना है, इसी तरह की रचनाएं की जा रही हैं, एक टॉपिक को ले लिया, उसी के पीछे सब भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। फणीश्वर नाथ रेणु जी उन कथाकारों में से हैं जिन्होंने युगांतर किया, मतलब अपनी रचनाओं के माध्यम से परिवर्तन ला दिया हिंदी साहित्य में। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं को नई ऊंचाई दी। संस्मरण अभी मैंने बताया था, आपको याद है? बता देती हूं। संस्मरण का अर्थ होता है स्मृतियों में लिखा गया लेख। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृतियां मीन्स, देखो, स्मृति, स्मृति का अर्थ है यादें। संस्मरण जो है वो बनता है स्मृतियों से, स्मृतियों से, ठीक है। और स्मृतियों का अर्थ क्या होता है? यादें। तो कोई भी संस्मरण जब लिखते हैं तो किसी ना किसी की याद में कोई महान हस्ती या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन से सबको शिक्षा प्राप्त हो सके, तो उनकी याद में लिखा गया संस्मरण कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी? संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता, स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। किसको? संस्मरण को। समझ में आया? रेखा चित्र भी लिखा, रिपोर्टाज भी लिखे और भी कई विधाओं में उन्होंने रचनाएं की। उनकी प्रमुख कृतियां याद रख लेना, बहुत, ये जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड, उपन्यास, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी कहानी संग्रह, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज में डेट का वर्णन होता है, जैसे अंग्रेजी में रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। अब देखो आप यहाँ पर बैलगाड़ी दिखाई दे रही होंगी आपको। बैलगाड़ी देखकर मुझे बस एक ही गाना याद आता है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। अब देखिए, लाल पान की बेगम में बिरजू की माँ जो थी वो मुख्य किरदार रहती हैं, बिरजू की माँ। और यहाँ पर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने उनके स्वभाव का वर्णन किया है कि किस तरह की वो महिला थी। और ये लाल पान की बेगम जो उनकी रचना है, आप कहीं भी सर्च करोगे, कभी भी सर्च करोगे तो बहुत प्रसिद्ध ये कहानी है, जिसके माध्यम से उन्होंने नारी के स्वभाव का वर्णन किया है, ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है। मैं बता देती हूँ एक बार इन शॉर्ट कि एक गांव रहता है, उसमें गांव में तो सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं।
मुख्य भूमिका निभाई है बिरजू की माँ। बिरजू की माँ जो है वो इस कहानी का मुख्य पात्र है। मान लीजिए ये बिरजू की माँ है। बैलगाड़ी और गांव का दृश्य आप देख सकते हैं। तो जो बिरजू की माँ थी वो स्वभाव में हंसमुख थी, सुंदर भी थी और स्पष्टवादी थी। जो भी आता था तुरंत वो कह देती थी। कुछ मतलब बुद्धिमान भी थी। साथ ही साथ यदि बिरजू के पिता की बात करें तो वो थोड़े शर्मीले थे, सीधे सरल स्वभाव के थे, या भीरू भी कह सकते हैं, थोड़े से डरपोक थे, जो अपने अस्तित्व का निर्माण करने में सक्षम नहीं थे, सीधे साधे व्यक्ति थे। बिरजू की माँ का जो परिवार था उसमें बहुत अच्छे से सबको जीवन यापन चल रहा था। जैसे तैसे कुछ जमीन भी प्राप्त हो गई थी उन्हें। तो गांव के लोग चिढ़ने लगे, जलने लगे और तरह तरह के ताने देने लगे। क्यों? क्योंकि उसके पास जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा आ गया था, छोटा सा। साथ ही साथ उसने 2 बैल भी खरीद लिए थे। अब लोग वह कहते थोड़ा सा क्या पैसा मिल गया, ये तो आकाश में उड़ने लगी, जैसे कि अप्सरा हो। कुछ भी ताने या टोंट जो कसते हैं वो करने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग ताने कसते हैं या उन पर व्यंग तंज कसते हैं वो हमेशा के लिए मनमुटाव रखते हों। गांव का माहौल, एक तरफ रेणु जी ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया है, दूसरी तरफ आपसी मेलजोल का भी वर्णन किया है। कि एक बार बिरजू के पिता ने बिरजू की माँ से कहा कि हम लोग नाच देखने चलेंगे बलरामपुर गांव। क्योंकि तब ना क्या नहीं हुआ करते थे, कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे, ना तो टेलीफोन थे, ना टीवी थी, ना ही कोई इस तरह के ये थे सब कुछ जो मूवीज वगैरह होती हैं, या बहुत सारे जो खेल कूद तो थे। लेकिन अब नाच गाने वाले, नौटंकी दिखाने वाले, सर्कस दिखाने वाले एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। तो अब बिरजू की माँ को उसके पिताजी ने कह दिया कि हम लोग अगले सप्ताह इस दिन नाच देखने चलेंगे। वाओ, सब बड़े खुश हुए। बिरजू की माँ तो बहुत उत्साहित थी कि अब तो चलो देखने जाएंगे। तो पहले से उसने कह दिया कि जिस दिन हम नाच गाने देखने जाएंगे ना, उस दिन मीठी रोटी खिलाऊंगी सबको। और तैयारी होने लगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन उन्हें जाना था। तो बिरजू के बाबा दूसरे गांव गए थे क्योंकि उनके पास बैल तो थे। बैल, अच्छा आपको चित्र बनाना आता है क्या? कुछ इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, उनके पास बैल तो थे लेकिन गाड़ी नहीं थी। तो फिर वो दूसरे जगह गए गाड़ी का बंदोबस्त करने, और उन्होंने कहा कि मैं बस आता हूं गाड़ी लेकर। लेकिन अब बहुत समय हो गया, गाड़ी मतलब बिरजू के बाबा लौट कर नहीं आए। तो बिरजू की माँ जो हंसमुख स्वभाव की थी, उन्हें गुस्सा आने लगा, चिढ़ाने लगी, खीज आने लगी, बच्चों पर गुस्सा उतारने लगी। क्योंकि वो कितने प्यार से शकरकंद उबाले उन्होंने, बच्चों को छीलने को दे दिए और सब कुछ खाने लगे अच्छे से। मतलब खाने लगे नहीं, शकरकंद चुपचाप से बच्चे माँ से छुप कर खाने भी लगे। अब क्या हुआ, बिरजू की माँ ने अपना सारा गुस्सा बच्चों पर उतार दिया। कह दिया भूखे सो, कुछ नहीं बनेगा, तुम्हारे बाबा तो आए नहीं अब तक। अब जैसे तैसे बिरजू के बाबा गाड़ी का इंतजाम करके आते हैं। तो गाड़ी देखते ही सबका गुस्सा छूमंतर हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। बिरजू की माँ भी खुश हो गई, बच्चे भी खुश हो गए, और जो गांव के लोग उनको ताने दे रहे थे ना बिरजू की माँ को, वो भी बड़े अच्छे से उससे व्यवहार करने लगे, बातें करने लगे, घर का कामकाज समेटवाने लगे उसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उनको एक ही गाड़ी में बैठकर दूसरे गांव जाना था, बलरामपुर, जहां पर नाच गाना होने वाला था। आइए देखते हैं। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ग्रामीण परिवंश से जुड़ी हुई एक चर्चित कहानी है। इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण जीवन के सुख दुख की चित्र की बड़ी खूबी के साथ अंकित किया है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो भी वहां का माहौल रहता है, जो भी वहां का एटमॉस्फेयर रहता है, वो कितना पवित्र रहता है, कितना स्वच्छ रहता है, कितना सुंदर रहता है। कहानी की नायिका मतलब हीरोइन बिरजू की माँ, कहानी के प्रारंभ में उसे एक झगड़ालू तथा क्रोधित मना स्थिति वाली महिला बताया गया है। उसके पति ने उससे पहले ही कह दिया था कि हम जाएंगे नाच देखने, बलरामपुर जाएंगे, परिवार को साथ ले जाकर दिखाने ले जाऊंगा। सब बड़े खुश थे। उस दिन मीठी रोटी बनेगी, परिवार के सभी लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर नाच देखने चलेंगे।
भोली भाली बिरजू की माँ बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि चलो कम से कम एक काम तो इन्होंने अच्छा किया, क्योंकि वो हमेशा यही कहती थी कि मेरी माँ ने किस गोबर गणेश के साथ मेरा विवाह कर दिया, जो कुछ सुख नहीं दिया मुझे, इस तरह से वो कहती रहती थी। तो जब नाच जाने की मतलब नाच देखने जाने की बात हुई तो वो बहुत खुश हुई। भोली भाली बिरजू की मां काफी उल्लसित मन स्थिति में आज के इस नाच देखने की स्थिति, तिथि और समय की प्रतीक्षा में थी। और अब वह दिन भी आ गया, समय भी आ गया। सरल हृदय मतलब बिल्कुल सरल हृदय थी, स्पष्टवादी थी, जो भी मन में आता था वो बोल देती थी, किसी के लिए कोई दुराव छिपाव की भावना नहीं थी। बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर मीठी रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। क्यों? क्योंकि अब बिरजू के बाबा गए हैं गाड़ी लेने दूसरे गांव। उनके पास बैल तो थे लेकिन गाड़ी नहीं थी। समय निकलता जा रहा है। बिरजू के बाप के पास बैल है पर गाड़ी नहीं, इसलिए गाड़ी मांगने के लिए पास वाले गांव आया है। उसके लौटने में अनावश्यक विलंब हो रहा है। बहुत इंतजार कर रहे थे, ये काम हो गया, वो काम हो गया, सारा काम हो गया, तैयार हो गए, लेकिन बिरजू के बाबा अभी तक नहीं दिखाई दिए। तो क्या हुआ, बिरजू की माँ अब धीरे धीरे अपना सब्र खो रही थी। सब्र मतलब समझते हो? धैर्य। धैर्य भी कहते हैं इसको, ठीक, और अंग्रेजी में पेशेंस कहते हैं। तो बिरजू की माँ अब वेट कर रहे थे, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वो अपना धैर्य खो रही थी, सब्र खो रही थी, इम्पेशंस हो रही थी। उसकी प्रतीक्षा की मना स्थिति अब क्रोध और खीज में बदल गई थी, क्योंकि बहुत इंतजार कर लिया, कब आओगे, कब आओगे, कब आएंगे, कब आएंगे, ऐसे करके खींचने लगी थी वो। अब वह सहुआन के यहाँ गुड़ लेने आई और वहीं से लौटी अपनी बेटी पिया पर यूं ही बिगड़ने लगती है। मखनी फुआ की पुकार भरी आवाज पर झल्ला कर उसे भला बुरा कह उठती है। जो भी उससे अब बोल रहा था ना, क्योंकि मन उसका खिन्न हो गया था, चिढ़ आ गई थी, उसको खींच आ गई थी, तो वो किसी पर भी अब झल्ला रही थी, गुस्सा हो रही थी। इस गुस्से की मना स्थिति में वह बेटे बिरजू और वहीं बंधी अपने बांगड़ को भला बुरा कह बैठती है। जो भी उससे कुछ कह रहा था ना, अब उससे वो भला बुरा कह रही है। बिरजू की मां तुनक मिजाज है। वह गुस्से को मन स्थिति में अपने दोनों बच्चों को डांट फटकार कर भूखे सोने के लिए क्रोध भरी आवाज में आज्ञा भी दे देती है कि जाओ, सो जाओ। वह अपने पति को भी कोसने लगती है। क्या कहती है? उसका भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला मिला है। उसे कौन सा सुख मौज दिया है उसके माई ने। कोलू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र बिता दी इसके साथ। कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मुझे प्रसन्नता मिली हो। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी है, कभी मुंह मीठा तक नहीं कराया। और मतलब बहुत क्रोधित हो गई वो, बहुत गुस्सा हो गई। उसे रह रहकर अपने ऊपर भी गुस्सा आता है। वह भी कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। खुद पर भी गुस्सा कर रही है, अपने पति पर भी गुस्सा कर रही है, अपने बच्चों पर भी गुस्सा कर रही है, और गुस्से में उसने बहुत मतलब चिढ़ा गई उसे। कुछ ही देर में बिरजू का बाबा बैलगाड़ी लेकर आता है। बच्चे अपनी मां के साथ तो प्रतीक्षा में थे ही। बिरजू का बाप अपनी पत्नी से इस विलंब का कारण बताता है। कहता है कि देखो, दूसरे गांव गया था, कोई मेरा इंतजार तो कर नहीं रहा था, गाड़ी तैयार तो किए बैठा नहीं था। जब वो अपना काम काज पूरा करेंगे, समाप्त करेंगे, तब कहीं जाकर मैं गाड़ी लेकर आता, इसलिए मुझे विलंब हो गया। चलो, जैसे गुस्सा आया था वैसे गुस्सा गायब भी हो गया। अब सब बिरजू का मतलब सब कुछ बताया और उसे नाच में चलने के लिए तैयार कर लेता है। बिरजू की मां सरल हृदय महिला है और इसका जो क्रोध होता है वो तुरंत काफूर हो जाता है, गायब भी हो जाता है। फिर क्या होता है? चलने के लिए रेडी हो गए। बिरजू के बाबा उसके उस रूप को एकटक देखता रहता है, क्योंकि वो बहुत ही मनमोहक लग रही थी। मांग टीका पहना हुआ था और हंसमुख स्वभाव की थी, सुंदर भी थी, लाल पान की बेगम हो। ऐसा लग रहा था कि वह लाल पान की बेगम हो। चलने के क्रम में बिरजू की माँ गांव की कुछ बहुओं को भी कहती है कि चलो भौजी, या चलो भाभी, या चलो जो भी कहते हैं, सब लोग और भी जितने भी गाड़ी में आ सकते थे सबको उसने बुला लिया। तो अभी एक बात क्या कही थी लेखक ने कि वहां मनमुटाव भी होता था, लोग एक दूसरे पर तंज भी कसते थे या ताने भी मारते थे। लेकिन जब नाच जाने की या नाच में जाने की या नाच देखने जाने की बारी आती है तो सब लोग फिर से एकत्रित हो जाते हैं, एक दूसरे के काम में हाथ भी बटाने लगते हैं और एक ही बैलगाड़ी में बैठकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैलगाड़ी पर बैठा ले जाती है, सबको बैठा ले जाती है। उसके मन में
किसी तरह का किसी के लिए कोई भी मैल नहीं रह जाता, उसके मन में अब कोई भी लालसा भी नहीं थी। सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करके, जो कहा ना कि वो स्पष्टवादी थी, जो भी मन में रहता था वो उसको कह देती थी, मन में कुछ भी दुराव छुपाव की भावना नहीं रहती थी, इसलिए यहाँ पर ये बताया है। अब देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस का क्या आपने वीडियो देखा? यदि नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। जैसे बहुत सारे प्रश्न तो वहीं समाधान हो गए हैं, लेकिन ये प्रश्न, कुछ और प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ जो गांव के लोग थे वो बिरजू की माँ से चिढ़ते थे, या उनके मन में ईर्ष्या की भावना थी, और ईर्ष्या की भावना होने के साथ वे उसको कभी कभी ताना भी मार देते थे। फिर भी बिरजू की माँ उनको मेले मतलब अपनी गाड़ी में बिठाकर क्यों ले गई? नहीं ले जाती ना, यदि प्रश्न पूछ लिया तो, कि जो गांव की औरतें बिरजू की माँ को ताने मारती थीं और वक्त आने पर बिरजू की माँ ने उनके साथ बदले की भावना ना रखकर प्रेम की भावना जताई। ये उत्तर लिख सकते हैं हम कि बिरजू की माँ जो भी थी वो स्पष्टवादी थी, जो मन में आता था वो कह देती थी, कभी भी अपने मन में किसी भी मैल को या किसी भी दुर्भावना को मन में बसाकर नहीं रखती थी। इसलिए यदि कोई कुछ उससे कहता था तो वो सुन लेती थी और जवाब भी दे देती थी, लेकिन फिर एक भी हो जाते थे। तो गांव का जो माहौल है उसकी स्पष्टता, स्वच्छता, निर्मलता, इन सब का भी वर्णन मिलता है इस पाठ में। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि जैसे वो झल्ला जाती है, अपने पति को बुरा भला कहती है। पति का यहाँ पर ज्यादा रोल नहीं है, ज्यादा भूमिका नहीं है, बस वो तो जाता है और आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पति का जो स्वभाव था वो सीधा सरल था। गोबर गणेश कहा है उसने साफ साफ कि कैसे गोबर गणेश मिल गए, मतलब साफ साफ ये ना लिखकर कि मंद बुद्धि मिल गए, गोबर गणेश लिख दिया। मतलब कि बिल्कुल ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, कोई अपने विचारों की प्रस्तुति नहीं, किसी तरह से अपने अस्तित्व का निर्माण नहीं, सेल्फ एस्टीम नहीं। ठीक है, ये सब बातें कही हैं, इसलिए बिरजू के बाबा का कहीं भी ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है। क्लियर हुआ कि गांव के परिवेश का वर्णन किया है, वहां के लोगों के मन में जो भावनाएं रहती उनका भी वर्णन किया है, साथ ही सीधी और सच्चाई का वर्णन किया है। और बिरजू की माँ जो कि सुंदर थी, तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी, स्वभाव में भी अच्छी थी, बुद्धिमान भी थी, उसी की बुद्धिमानी के चलते उनको जो सर्वे हुआ उसमें कुछ जमीन का हिस्सा भी मिल गया, टुकड़ा भी मिल गया, जिससे उन्होंने बैल भी खरीद लिए। ठीक है, तो वो उसकी बुद्धिमानी के कारण ये हुआ। तो उसके पति की अच्छाई क्या है? अब हमने कमियां तो ढूंढ ली कि वो अपने मन में अपनी पत्नी के प्रति बहुत स्नेह भाव रखता था, प्रेम का भाव ही रखता था। यदि वो कुछ कहती थी तो वो उससे कुछ नहीं कहता था, और दूसरी तरफ वो उसको बस देखता रहता था और बस अपने आप पर गर्व महसूस करता था। ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। समझ आया ना? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है, और नहीं भी समझ में आया है तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में आप लिखना जरूर। जो भी आपको वीडियो देखते समय डाउट्स आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपके डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। समझ में आया ना? ये सारी बातें आपको लिखना है, क्योंकि हम हैं आपके लिए, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो कक्षा 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। बस आप तो वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि आपका और हमारा साथ मजबूती के साथ बना रहे, और साथ ही साथ आपके जो भी मित्रगण हैं, फ्रेंड सर्किल जो भी परिचित हैं, सब के सब बेस्ट ऑनलाइन फ्री एजुकेशन का लाभ ले सकें। समझ आया? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।